अभी 11 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग हुई, जिसमें डिसाइड हुआ कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। ये डिसीजन इतनी बड़ी थी कि इसने पूरी फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। अब इतनी बड़ी डिसीजन के बाद अचानक से लोग दो ग्रुप्स में बढ़ गए। पहले वो थे जो इस डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, जिसमें से एक थे अश्नीर ग्रोवर, जिन्होंने कहा कि इस डिसीजन की वजह से 80,000 करोड़ रुपए पानी में चले जाएंगे। ये पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। इस डिसीजन के बाद अगले दिन ही डेल्टा कॉर्प, जो कि कैसीनो गेमिंग में है, उनका शेयर 23% से टूट गया। इसके बाद तुरंत 28% ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा और बहुत सारे लोग इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करने लगे। वही दूसरे और वो लोग थे जो इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अब इस डिसीजन की वजह से लोग गैम्बलिंग में नहीं फंसेंगे, उनका पैसा बर्बाद नहीं होगा और उनकी लाइफ भी बच जाएगी। लेकिन जब हमने इस पूरे विषय पर डिटेल में रिसर्च किया, तब हमें पता चला कि दोनों भी पार्टीज जो एक्सपेक्ट कर रही है इस डिसीजन से, वैसा नहीं हो रहा है। ना ही यहाँ पर पूरी फैंटेसी गेमिंग की इंडस्ट्री डूबने वाली है, ना ही सारे लोग फैंटेसी गेमिंग के एडिक्शन से बचने वाले हैं। अब ये कैसे, पूरे विस्तार से इस वीडियो में देखेंगे। और हमें यह भी लगता है कि गवर्नमेंट के पास एक और ऑप्शन था। अगर गवर्नमेंट उस ऑप्शन का इस्तेमाल करती तो बहुत बेहतर तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता था, जिसकी वजह से ना तो फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री का इतना नुकसान होता, ना ही लोगों को फैंटेसी गेमिंग की एडिक्शन लग जाती और उनके घर बर्बाद हो जाते। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, इस पूरी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पहले का टैक्सेशन कैसा था और इस 28% जीएसटी के बाद अब चीज़ें कैसे हो गई। तो अगर हम पहले की टैक्सेशन की बात करते हैं तो मान लेते कि आप और मैं, हम दो ही लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ पर फैंटेसी गेम खेल रहे हैं। आपने 100 रुपये डाले, मैंने 100 रुपये डाले, हो गए 200 रुपये। फिर उस पर जो भी प्लेटफॉर्म है, ड्रीम 11 हो या फिर माई 11 सर्कल है या फिर जो भी है, वो अपनी फीस लगाता था, जो कि जनरली 15% to 25% के बीच में होती है। मान लेते कि 15% की फीस है किसी की, तो 100 रुपये मैंने डाले तो उसका 15% मतलब 15 रुपये फैंटेसी गेमिंग कंपनी के पास चले गए। आपके 100 रुपये में से 15 रुपये उनके पास चले गए। अब ये जो 30 रुपीज़ हमने पे किए, इस पर पहले 18% का जीएसटी लगता था, जो कि इस केस में निकल कर आता है 5.4 रुपीज़। यानी कि पुल में हम दोनों के मिलाकर जो 200 रुपये थे वो बन गए 164 रुपीज़। जो भी जीतेगा उसको 164 रुपीज़ मिल जाएंगे और इस पर फिर जो विनर है उसको वो टीडीएस देना पड़ेगा 30% का, और उसके बाद बची हुई अमाउंट उसकी। तो यहाँ पर अगर मैं जीत जाता हूँ तो मुझे मिलेंगे 164 रुपीज़, यानी 64 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। और जो प्रॉफिट अमाउंट है उस पर मुझे 30% का टीडीएस देना पड़ेगा, जो कि निकल कर आता है 19 रुपये 20 पैसे। यानी मुझे नेट प्रॉफिट मिलेगा 44 रुपीज़ का। यानी अगर मैं 100 रुपीज़ की बेटिंग कर रहा हूँ तो मुझे 44 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अब इस नए सिनेरियो में चीज़ें बहुत बदल गई हैं। यहाँ पर अब क्या होगा कि जो भी अमाउंट आप यहाँ पर फैंटेसी गेमिंग में डाल रहे हो उस पर सीधा आपको 28% का जीएसटी देना पड़ेगा। यानी 100 रुपये मैंने डाले, उस पर 28 रुपये गवर्नमेंट को गए, बचे कितने? बचे 72। और फिर आपने 100 रुपये डाले, उसमें से भी 28 रुपये किसको चले गए? गवर्नमेंट को, बचे 72। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 144 रुपीज़ का पुल बचेगा। इस पर 15% जो फैंटेसी गेम चार्ज करते हैं, तो उसके बाद ये टोटल अमाउंट हो जाती है 122 रुपये 40 पैसे। तो इसमें अगर आप जीत जाते हैं तो आपको मिलेंगे 122 रुपये 40 पैसे, जिस पर आपको जो 22 रुपये का प्रॉफिट है उस पर 30% का टीडीएस देना पड़ेगा। जिसके बाद आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा? तो यहाँ पर 6.72 रुपीज़ का आपको टीडीएस कटेगा, बचेगा 15 रुपीज़ 68 पैसा। यानी कि आप यहाँ पर 100 रुपये दाव पर लगा रहे हो 15 रुपये पाने के लिए। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये ऑफकोर्स जिस किसी के पास भी कॉमन सेंस है वो इसमें नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब जो फैंटेसी गेमिंग की साइड ले रहे लोग, वो सारे इसी एग्जाम्पल को बता रहे हैं कि दो लोग ऐसे होंगे तो ऐसा होगा, इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको रियलिटी बताता हूँ, जनरली फैंटेसी गेमिंग में 1-to-1 के गेम बहुत कम होते हैं। इसमें मेनली मल्टीपल लोग जहाँ पर है उसके गेम्स ज़्यादा होते हैं, और यहाँ से आगे तो और भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि 1-to-1 का जो गेम है इस टैक्सेशन के बाद ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है। तो प्लेटफॉर्म भी उन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करेंगे जहाँ पर बहुत सारे लोग इस गेम में शामिल हो। जैसे कि मान लेते हैं कि 10 लोग यहाँ पर हैं, 10 लोग 100 रुपये पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल पूल हो गया 1000 रुपीज़ का, जिसमें से 28% गवर्नमेंट को गया। उसके बाद बचते हैं 720 रुपये। 720 में से फिर प्लेटफॉर्म अपना 15% मान लीजिए चार्ज लेता है, तो उसके बाद बचते हैं 570 रुपये। तो अब जो यहाँ पर विनर होगा उसको 570 में से एक बड़ी अमाउंट दी जाएगी, मे बी 300 रुपये 350 रुपये। सेकंड विनर को कुछ अमाउंट दी जाएगी। तो यहाँ पर 100 रुपये के बदले में फिर भी यहाँ पर एक बड़ी अमाउंट दिखाई जाएगी। जहाँ तक मुझे लगता है क्या होगा, तो प्लेटफॉर्म फीस ये जो लोग हैं वो कम करेंगे। इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे कि कोई भी फैंटेसी गेमिंग कंपनी है वो 15% की बजाय अब 5%, 7% या 8% लगाएगी, जिससे होगा कि पुल की साइज़ अगेन थोड़ी बढ़ जाएगी और उससे उन्हें अपना गेम चलाने में मदद होगी। अब यहाँ पर कई सारे लोग जो फैंटेसी गेमिंग के मान रहे हैं कि पूरा गेम खत्म होगा, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो लोग इसके एडिक्शन में हैं उनमें से बहुत कम लोगों को प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग है, और अगर सही से प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग होती तो वहाँ जाता ही नहीं।
तो ये भी है एक लूप होल है उनका, उनके कस्टमर बेस का, कि उनको प्रोबेबिलिटी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए वो एडिक्टेड हो रहे हैं और काफ़ी सारा पैसा अपना गवा भी रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लेयर गेम काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे ऐसा मुझे लगता है, जिसकी वजह से इस चीज़ों को ऑफसेट किया जाएगा कहीं ना कहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली भोपाल में एक फैमिली ने सुसाइड कर लिया। जब मैंने पढ़ा कि क्या रीज़न है तो उसमें उन्होंने एक चाइनीज़ लोन ऐप से पैसे लिए थे। मैं देखता हूँ कि कई सारे लोग फैंटेसी गेमिंग के लिए भी लोन लेते हैं और नॉर्मली कई सारी चीज़ों के लिए इन चाइनीज़ ऐप से लोन लेते हैं। अब होता ही कि लोग आपसे कॉन्टैक्ट का एक्सेस लेते हैं, आपसे मीडिया का भी एक्सेस लेते हैं, जिसके बाद अगर आप पैसे नहीं पे करते तो आपके कॉन्टैक्ट के लोगों को ये हैरेस करना शुरू करते हैं और आपकी गैलरी से पिक्चर लेके उसको थोड़ा बहुत एडिट करके आपको धमकाने की कोशिश करते हैं। तो अवेयरनेस के लिए आपको बता दूं कि कोई भी ऐप आपसे कॉन्टैक्ट का और मीडिया का बेवजह एक्सेस मांग रहा है तो मत दीजिए। साथ ही जो लोग इस तरह के ऐप्स में फंस चुके हैं उनके लिए हम एक हेल्पलाइन नंबर शुरू कर रहे हैं, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो जो लोग यहाँ पर फंस चुके हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आपको भी कभी लोन लेने की जरूरत पड़ती है या फिर कोई ऐसा फाइनेंस का प्रोडक्ट है जो आपको थोड़ा डाउटफुल लगता है, तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले या फिर वहाँ से लोन लेने से पहले ज़रूर एक बार कंफर्म करें कि वो चीज़ जेन्युइन है या फिर नहीं। तो अगर आपके पहचान के लोग भी अगर इन चीज़ों में फंस गए हैं तो उन्हें भी ज़रूर बताइए कि यहाँ पर जाकर सोल्यूशन ले, ताकि कोई गलत कदम उठाने की उनको ज़रूरत ना पड़े। देखिए, अब एक चीज़ तो हमें क्लियरली यहाँ पर समझ में आती है कि जो दोनों भी ग्रुप्स हैं वो दोनों भी कंप्लीटली सही नहीं है, या फिर जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं होने वाला। ना ही इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद होने वाली है, ना ही लोगों का एडिक्शन यहाँ पर छूटने वाला है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि गवर्नमेंट अगर इसको कुछ अलग तरीके से टैकल कर दी तो ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व होता। अब देखिए, इंडिया में पहले क्रिप्टो मार्केट था, अभी फैंटेसी गेमिंग है, ये सारे ग्रे एरियाज में आते हैं, यानी कि इनके रिलेटेड कोई प्रॉपर गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क्स नहीं है। हमने क्रिप्टो मार्केट का भी देखा कि पहले उसको फ्लॉरिश होने दिया गया। आप देखोगे कॉइन स्विच, कुबेर, कॉइन डीसेस और कई सारी क्रिप्टो कंपनीज इंडिया में शुरू हुई जिन्होंने बहुत स्केल पर बिजनेस बनाया। कॉइन स्विच, कुबेर की बात करते हैं तो एंड्रीसन होरोविट्ज ने उसमें फंडिंग डाली थी। और आपको बता दूं कि एंड्रीसन होरोविट्ज जो कि एक जाना माना नाम है वीसी इंडस्ट्री में यूएस में, उनकी पहली इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में थी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने जब अचानक से 30% टैक्स क्रिप्टो पर लगाया तो आप समझ लो कि लगभग वो इंडस्ट्री ही वीक हो गई, मतलब उसकी कंडीशन तो और भी बेकार हो गई। अब उसकी वजह से एंड्रीसन होरोविट्ज को तो लॉस हुआ ही होगा, लेकिन क्या अब वो वीसी इंडिया की दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की रिस्क लेगा? बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। टाइगर ग्लोबल ने कॉइन स्विच में भी इन्वेस्ट किया था, ड्रीम 11 में भी इन्वेस्ट किया है और गेम्स 24/7 में भी इन्वेस्ट किया है। उसके अलावा स्ट्रीटव्यू कैपिटल ने कॉइन D6 में इन्वेस्ट किया था और ड्रीम 11 में भी इन्वेस्ट किया है। दोनों भी जगह पर गवर्नमेंट ने अचानक से टैक्सेस लगाए, इसकी वजह से क्रिप्टो तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री नहीं के बराबर रह गई अभी। लेकिन जहाँ तक अभी फैंटेसी गेमिंग की बात है तो इनको अपनी अब मार्जिन्स कम करनी पड़ेगी अगर बिजनेस कंटिन्यू करना है तो, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी और इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न्स चाहिए थे वो शायद एक्सपेक्टेशन से कम मिलेंगे। अब इसके अलावा कई जाने माने वेंचर कैपिटल्स ने इंडिया के इस फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया था। 300 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर काम करती है, लगभग 7,000 करोड़ का रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं और डेलोइट की रिपोर्ट के अनुसार 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आई कि शुरुआत में जब इंडस्ट्री फ्लॉरिश होने लगी थी, बड़ी होने लगी थी, तब यहाँ पर कोई भी रेगुलेशन या फ्रेमवर्क नहीं लाई गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद है तो शुरुआत इसकी ड्रीम 11 जैसी कंपनी से हुई थी जो धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर बनी। इन्होंने IPL में आए, वहाँ पर स्पॉन्सरशिप करने लगे, काफ़ी सारा पैसा कमाया। इनको देखकर फिर बाकी कंपनीज आने लगी। इंडियन क्रिकेट टीम का शायद ही कोई प्लेयर होगा जिसने फैंटेसी गेमिंग को प्रमोट ना किया हो। इनसे IPL टीम्स ने पैसे कमाए, इनसे BCCI ने पैसे कमाए, इनसे क्रिकेटर्स ने पैसे कमाए। इन्होंने सोशल मीडिया में भी बहुत बड़ी मात्रा में एड्स चलाई तो उन्होंने भी पैसा कमाया। और फिर इतना सारा पैसा जा रहा है, आपका फेवरेट क्रिकेटर उसके ऐड कर रहा है, तो लोग धीरे धीरे एडिक्टेड होने लगे, उसको जाके ट्राई करने लगे, खेलने लगे। एक बार एडिक्शन लग गया, कई सारे लोग यहाँ पर कंगाल हो गए और कर्ज के तले दब गए। तो अगर इस चीज़ को शुरुआती स्टेज में अगर टैकल किया जाता, तभी फ्रेमवर्क बनाई जाती, तभी कुछ एक्शन लिया जाता, तो ना ही इतने सारे लोग उसके एडिक्टेड हो जाते। और फिर अब ये जो डिसीजन ली है उससे भी जो एडिक्शन है मुझे नहीं लगता कि जाने वाला है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आज भी एडिक्शन को समझ में नहीं आती। अब शुरुआत में तो इन सारी कंपनीज को आपने आराम से बड़े होने दिया, जो कि आराम से वो बड़े हो गए, बाहर से वेंचर कैपिटल का पैसा भी आया, जॉब्स भी क्रिएट हो गई, और अब जाकर एक्शन लेने की वजह से अब उन लोगों की जॉब्स खतरे में है, वेंचर कैपिटल का पैसा खतरे में है और उन कंपनी का फ्यूचर भी कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। अब आप पूछेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या था, तो अगर आप तेलंगाना गवर्नमेंट देखते तो उन्होंने 2017 में ही फैंटेसी गेमिंग को बैन कर दिया। आसाम की बात करते तो उन्होंने तो शुरुआत से इन चीज़ों को बैन करके रखा है। अब देखिए, कोर्ट तो कहता है कि ये फैंटेसी गेमिंग गेम ऑफ स्किल है। अब सही में ये गेम ऑफ स्किल या गेम ऑफ चांस, वो अपनी अपनी राय हर किसी की यहाँ पर है, मतलब जो कोर्ट से शायद आपकी विपरीत भी हो सकती है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर समझने वाला ये है, अगर गवर्नमेंट को भी लगता है कि इससे यूथ को प्रॉब्लम हो रही है तो शुरुआती स्टेज में इन चीज़ों को टैकल करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इन्हें बहुत बड़ा होने देते हैं, पूरी इकोसिस्टम इसकी बन जाती है और उसके बाद एक्शन लेते हैं, तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उन पर जो हमारा इंप्रेशन है वो गलत जाता है। अब आप ही सोचिए कि जिन VCs ने यहाँ पर क्रिप्टो कंपनीज में पैसा डाला था,
साथ ही फैंटेसी गेमिंग में पैसा डाला था, उनको अभी नेक्स्ट टाइम इन्वेस्ट करते टाइम ये सोचना पड़ेगा कि सही में ये रिस्क लेने लायक चीज़ है या नहीं, क्योंकि अचानक से फिर गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन आ जाए, टैक्सेशन आ जाए और हम प्रॉब्लम में ना आए। तो सिंपल सी चीज़ है कि एक बेटर रेगुलेशन और फ्रेमवर्क शुरुआत से ही हो तो वो बेटर है, रादर देन आप टैक्स लगा के उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ढकने की कोशिश करो। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इस डिसीजन की वजह से इंडस्ट्री पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सही में गवर्नमेंट को लोगों को इन एडिक्शन से छुटकारा दिलवाना है तो उनको एक फ्रेमवर्क लेके आनी चाहिए, गाइडलाइंस लेके आनी चाहिए, ताकि चीज़ों को कंट्रोल में रखा जाए। अब दूसरी चीज़ इस चीज़ से क्या होगी कि कई सारे जो अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे, वो फ्लॉरिश होंगे, क्योंकि वो इलीगली काम करते तो उनको ना 28% GST देने की ज़रूरत है ना कुछ। तो कई सारे लोगों को वो चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि कई सारे जो ऐसे इलीगल ऐप्स हैं ये छोटे मोटे आइलैंड से ही चलती है। जैसे कि केमन आइलैंड की हमने एक बार बात की थी, जहाँ पर 17,000 से ज़्यादा कंपनीज एक ही बिल्डिंग में रजिस्टर्ड हैं। अब वहाँ से कोई नहीं पता कर सकता कि किसकी कंपनी है, ना आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो ऐसे जो इलीगल ऐप्स हैं उनका भी यहाँ पर बढ़ने का खतरा है। साथ ही रिसेंटली हमने बेस्ट टर्म इंश्योरेंस कैसे खरीदना है इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है। होता है कि बेस्ट टर्म इंश्योरेंस खरीदने के लिए 3 चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिनके बारे में हमने उस वीडियो में डिटेल में बात की है। तो टर्म इंश्योरेंस खरीदने से पहले इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए।